हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर फिजिक्स से एमसीक्यू करने वाले हैं। फिजिक्स में जो टॉपिक रहेगा हमारा आज का वह है मोशन, जिसे कि हिंदी में गति कहा जाता है। तो मोशन टॉपिक से हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपना सेशन आज का स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन में आज का पहला जो क्वेश्चन है वह है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? आंसर है गैलीलियो ने। जड़त्व का जो नियम है वह सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। अब देखिए, बात यहाँ पर आई है जड़त्व, तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। जड़त्व का डेफिनेशन क्या होता है? जब कोई भी वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा लिया जाए, और कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। तो इसे जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है। और जड़त्व जो है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? यानी कि न्यूटन ने गति का जो प्रथम नियम दिया था उससे कौन सी राशि यानी कि उसकी परिभाषा मिलती है? किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? आंसर है बल की। देखिए, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो होता है, और तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का बल। ठीक है, तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उससे बल की परिभाषा हमें मिलती है, और न्यूटन की गति का दूसरा नियम, उससे भी बल की परिभाषा मिलती है। तो कभी कभी किसी एग्जाम में न्यूटन की गति का प्रथम नियम या द्वितीय नियम से कौन सी राशि की परिभाषा मिलती है? तो बल। तो आप लोग को उसको ऑप्शन से डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से ऑप्शन डिज़ाइन रहेगा उसी तरीके से हम लोग अपना आंसर लगाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए थे? आंसर है केपलर ने। ग्रहों की चाल जो होती है उनसे संबंधित जो नियम है वह किसने दिया था? तो उसे दिया था केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है? आंसर है गति शक्ति और स्थिति शक्ति, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही आकाश में उड़ते हुए पक्षी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? आंसर है 24 घंटे की। तुल्यकाली उपग्रह जो है उसकी परिक्रमण की जो अवधि होती है, यानी कि कितने समय तक वह परिक्रमण करता है, वह होता है 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखिए, यहाँ पर गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। तो गति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें बोला है कि वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब हम लोग को पास यहाँ पर वेग को 3 रखना पड़ेगा। तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना। तो यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाता है वेग में। यदि यहीं पर बोला होता किसी वस्तु का वेग 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो हम लोग 4 का स्क्वायर करते, तब आ जाता 16 गुना। लेकिन अभी बोला है 3 गुना, तो अपना आंसर होगा 9 गुना। ठीक है, 1/2 mv का स्क्वायर गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? आंसर है प्रतिक्रिया बल। देखिए, कोई भी व्यक्ति को अगर पत्थर से ठोकर लगता है तो उस पर कौन सी लॉ होती है? क्रिया और प्रतिक्रिया का। यानी कि पैर से पत्थर पर क्रिया का बल लगता है और पत्थर से पैर पर जो है प्रतिक्रिया का बल लगता है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया जो लगती है उसे क्रिया और प्रतिक्रिया का बल कहा जाता है, जो कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है? आंसर है चाल। जो एक समान वृत्तीय गति रहती है उसमें चाल जो है स्पीड नियत रहती है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि चाल की जो फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि यहाँ पर जो चाल है वह कांस्टेंट रहता है एक समान वृत्तीय गति में। ठीक, इतना क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक समान वृत्तीय गति में क्या बदलता रहता है? देखिए इसके पहले हम लोग देखें एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है। तो वहाँ पर एक समान वृत्तीय गति में चाल जो है वह नियत रहता है। और अब हमें पूछ रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या बदलता रहता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा त्वरण और दिशा। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और दिशा जो है वह बदलती रहती है। देखिए इस प्रकार का वृत्तीय गति यानी कि गोल परिपथ जो होता है उसमें चाल तो एक समान रहती है, लेकिन इसमें जो त्वरण रहता है और इसकी दिशा जो है वह चेंज होती रहती है इस प्रकार से। तो इसका त्वरण और दिशा हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? आंसर हो जाएगा हमारे पास आवेग। आवेग जो है वह एक सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आवेग इक्वल टू बल गुणित समय, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आवेग इक्वल टू एफ इंटू टी, यानी कि न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आई है सदिश राशि की। तो सदिश राशि किस राशि को कहा जाता है? जिसमें दिशा और परिमाण यानी कि क्वांटिटी के साथ साथ हमें दिशा भी बतानी पड़े, वहाँ पर सदिश राशि आती है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने कहा कि मैंने 5 किलोमीटर चला है, तो वह सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है, वह उसकी अदिश राशि हो गई। और यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैंने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला, तो वह सदिश राशि बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्वांटिटी के साथ दिशा भी मेंशन किया है कि वह उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है। तो ये हमारी सदिश राशि हो जाएगी। इसी तरीके से आवेग जो है हमारी एक सदिश राशि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? आंसर है संवेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक, यह जो है एक सदिश राशि है। इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी बताया जाता है, यानी कि परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा भी मेंशन की जाए तो यह एक सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? आंसर है बल। बल यहाँ पर एक सदिश राशि है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम ए, यानी कि बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, जिससे हमें बल मिलता है। बल का इकाई जो होता है वह है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गति का प्रथम समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है? आंसर है वेग और समय। जो गति का प्रथम समीकरण है वह हमें वेग और समय के बीच संबंध बताता है। अब गति का प्रथम समीकरण जो है वह क्या है? वह है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v यहाँ पर होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, a होता है त्वरण और t होता है समय। तो यह गति का प्रथम समीकरण है जो कि हमें वेग और समय के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है? आंसर है स्थिति और समय। गति का जो दूसरा समीकरण है वह हमें स्थिति और समय यानी कि पोजीशन और टाइम के बारे में हमें बताता है।
अब गति का जो दूसरा समीकरण है वह क्या है, तो वह है v इक्वल टू यू प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही है, v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और a t है टाइम। तो यह किसके बीच हमें जो है संबंध बताता है, स्थिति और समय, यानी कि पोजीशन और टाइम के बारे में हमें संबंध बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। आंसर है 2 सेकेंड का। जो सेकेंड लोलक रहता है उसका आवर्तकाल अवधि कितना होता है, वह होता है 2 सेकेंड का। अब देखिए बात यहाँ पर आई है आवर्तकाल की, तो मैं आपके आवर्तकाल के बारे में डेफिनेशन बता देती हूँ। देखिए F इक्वल टू 1/t होता है। अब यहाँ पर पूछ रहे आवर्तकाल के बारे में, T इक्वल टू 1/f, यानी कि एक आवर्तकाल में वह कितनी दूरी मतलब फ्रीक्वेंसी वो तय करता है, वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, T जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है F के। F यहाँ पर जो होता है वह होता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। आंसर है 0 होगा। यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वह 0 है तो उसका विस्थापन भी 0 ही होगा। यदि उसने कोई दूरी तय नहीं की गई तो उस पर विस्थापन भी नहीं होगा, इसलिए अगर दूरी 0 है तो इसका विस्थापन भी 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। आंसर है द्रव्यमान। देखिए कोई भी वस्तु है जिसके पास उसका अपना एक द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान जो है वह आप स्थान बदल देंगे तो उसका द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होगा, वो हर समय हर जगह उसका द्रव्यमान इक्वल यानी कि कांस्टेंट ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एथलीट लॉन्ग जंप करता है, वहाँ गद्दा डाला जाता है, वह गति के किस नियम पर आधारित है। आंसर है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। वह जो है न्यूटन की गति का तीसरे नियम का एग्जाम्पल है कि एथलीट लॉन्ग जंप करता है, वहाँ पर गद्दा डाला जाता है ताकि उसको चोट वहाँ पर ना लग जाए, क्योंकि न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो होता है वह होता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वह है, संवेग का विमीय सूत्र क्या है। देखिए इसके पहले हम लोगों ने संवेग का फॉर्मूला देखा था। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग। अब यहाँ पर द्रव्यमान m हो गया, वेग जो होता है वह होता है मीटर पर सेकेंड, तो m का तो m हो गया, यहाँ पर मीटर के लिए l आ गया, और जो s देखिए यहाँ पर नीचे है यानी कि समय, तो t को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो -1 इन्वर्सली हो जाएगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन mLT-1, जो कि संवेग का विमीय सूत्र है। ठीक है, दूसरा है चाल का विमीय सूत्र क्या है। अब देखिए चाल क्या होती है, हमने पहले डिस्कशन किया है इसका फॉर्मूला, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। दूरी के लिए आ जाएगा L, T नीचे आ जाएगा, तो T अगर ऊपर लेके जाएंगे हम लोग तो T की पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान के लिए m हम लोग लिखते हैं तो उसको 0 कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन डिस्कशन किया है फिजिक्स के, वो भी हम लोगों ने मोशन टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कशन किया है। आई होप कि आप लोगों को आज जो भी मैंने बताया वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।